न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। एक लड़का है अभिराज, जो 1 BHK में रहता है और उसका रेंट है 15,000 पर मंथ। फिर दो दोस्त हैं, अक्षय और रचित। ये दोनों साथ में 2 BHK में रहते हैं, जिसका रेंट है 30,000 पर मंथ। ठीक है। अब इन्हें एक लैंडलॉर्ड ऑफर देता है कि उसका एक विला है जिसको मेंटेन करने के लिए उसे कुछ लोग चाहिए, तो उसी पर्पस के लिए वो रेंट आउट कर रहा है। उसका पैसे कमाने का कोई एम नहीं है, इसलिए वो एक विला 40,000 पर मंथ के रेंट पे देने को तैयार है। अब अभिराज अक्षय रचित सोचते हैं कि 2 BHK 1 BHK में रहने से तो विला में रहना बहुत ज़्यादा बेटर है। कि कौन नहीं रहना चाहेगा विला में? अगर 40,000 पर मंथ में विला मिल रहा है तो क्यों कोई चांस छोड़ेगा। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं, तीनों एक साथ मूव इन होते हैं, अभिराज, अक्षय और रचित, और तीनों मिलके 40,000 पर मंथ का रेंट भर रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड में कंपेयर करेंगे तो उनका मंथली खर्चा 15,000 पर मंथ प्लस 30,000 पर मंथ यानी 45,000 पर मंथ था। लेकिन राइट साइड में सिर्फ 40,000 पर मंथ है। इसका मतलब है कि 5,000 रुपीज़ की सेविंग्स। 5,000 पर मंथ की सेविंग्स। अब इसी एग्जांपल को हम सब एटॉमिक लेवल पे लेके जाते हैं कि एक प्रोटॉन है P1। ठीक है। अब इस नेचर में कोई भी सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए उसके अंदर एक एनर्जी कंटेंट होना चाहिए। अगर एनर्जी कंटेंट जीरो है तो मतलब वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से किसी रेंटेड फ्लैट में रहने के लिए हमारा रेंट भरना ज़रूरी है, वैसे ही नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए हमारे अंदर कुछ एक एनर्जी कंटेंट होना ज़रूरी है। तो सपोज P1 के पास एनर्जी कंटेंट है 15,000 यूनिट्स। ठीक है। जैसे वो अभिराज 15,000 पर मंथ रेंट भर रहा था, वैसे ही P1 एनर्जी नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए उसका एनर्जी कंटेंट है 15,000 यूनिट्स। और दूसरा सिस्टम है जहाँ पे एक प्रोटॉन P2 और एक न्यूट्रॉन साथ में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एनर्जी कंटेंट 30,000 यूनिट्स। अब नेचर इनको ये ऑफर करता है कि अगर तुम तीनों साथ में रहोगे तो तुम्हारा एग्जिस्ट करने के लिए तुम्हारा एनर्जी कंटेंट सिर्फ 40,000 यूनिट्स लगेगा। नेचर में हर सिस्टम जो है वो लेस एनर्जी कंटेंट की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक सिमिलरली, जैसे कि अगर एक 40,000 रुपीज़ पर मंथ में विला मिल रहा था कम रेंट में, तो आप वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करोगे। वैसे ही नेचर में भी वो सिस्टम्स बनने की कोशिश करते हैं जिसमें एनर्जी कंटेंट कम हो, जिसको एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी कम लग रही हो, उनको हम ज़्यादा स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन P1 P2 और एक न्यूट्रॉन N1 साथ में आ जाते हैं। अब लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो एनर्जी कंटेंट था 15,000 प्लस 30,000 यानी 45,000 यूनिट्स। राइट साइड में सिर्फ 40,000 यूनिट्स है, तो बाकी बचे हुए 5,000 यूनिट्स कहाँ गए? तो वो है रिलीज्ड एनर्जी। रिलीज्ड एनर्जी। तो इस तरह से फ्यूजन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है कि दो सिस्टम्स कंबाइन होके एक ज़्यादा स्टेबल यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे एनर्जी कंटेंट कम हो और वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये 15,000 30,000 40,000 यूनिट्स जो है वो हमने ऊपर में रेंट वाले एग्जांपल के साथ कंपेयर करने के लिए हमने लिए थे। अब हम उसके एक्चुअल नंबर्स देखेंगे। तो ये जो प्रोटॉन है P1, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वन, वन यानी एक ही प्रोटॉन। सेकेंड केस में भी एक ही प्रोटॉन है तो इसको भी H1 कहेंगे। तो हम इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट केस में
एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी वन ही है, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और कुछ नहीं। तो ऊपर में भी वन लिखेंगे। तो नीचे वाला वन बताता है कि एक प्रोटॉन है, और ऊपर वाला वन बताता है कि टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी वन ही है, यानी एक प्रोटॉन है, उसके अलावा और कुछ नहीं। सेकेंड केस में वहाँ पे भी एक ही प्रोटॉन है, P2, तो हमने लिखा 1, लेकिन ऊपर में आ जाएगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दो है, कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है, तो ये हो जाएगा H12। ये दोनों कंबाइन होके दो प्रोटॉन और तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का सिस्टम बनाएंगे। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से? P1, P2 और N1। और दो प्रोटॉन्स कौन से? P1, P2। अब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो गया है, इसलिए अब ये हाइड्रोजन एटम नहीं रहा, ये हो गया हीलियम। कोई भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, कि अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हुए हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट अलग है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हो गए, तो ये हीलियम, और प्लस कुछ एक एनर्जी निकली। अब इसके एग्जैक्ट नंबर्स हम देखते हैं कि H11 का 15,000 यूनिट्स नहीं है, उसका है 1.007825 यूनिट्स। अब ये है एटॉमिक मासेस। अब आप कहेंगे कि हमने ऊपर में एनर्जी के टर्म्स में बात की थी, अब मास के टर्म्स में कैसे? तो आइंस्टाइन ने प्रूव करके रखा है कि एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट, इक्वल टू mc²। तो इसलिए हम टोटल कंटेंट किसी सिस्टम का हम मास के फॉर्म में एनालाइज करते हैं। तो H11 का मास है 1.007825 यूनिट्स। फिर H12 का है 2.014102 यूनिट्स। और जो हीलियम का है वो है 3.016029 यूनिट्स। अब अगर आप एडिशन करके देखेंगे तो ये 1.007 और 2.014 दोनों का एडिशन 3.0160 से कम आएगा। और जो भी आएगा एक्स्ट्रा का, वो उसको आप C² से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम M1, M2 और M3 बोल देते हैं। तो जो M1 प्लस M2 है, इसको हम M3 से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमको एक डेल्टा M मिलेगा। लेकिन हमको एनर्जी देखनी है, तो हम आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, E इक्वल्स mc²। इसमें हम m की जगह डेल्टा m डाल देंगे और C² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये E जो है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज हुई है वो मिलेगी। तो इस तरह से फ्यूजन काम करता है एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करने के लिए, कि एक सिस्टम है, एक और सिस्टम है, दोनों सिस्टम मिला के अगर एक ज़्यादा स्टेबल सिस्टम, यानी कि जिसमें एनर्जी कंटेंट कम हो, ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, तो वो बनेगा। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक फ्री एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी।